गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने अपने कुछ दोस्तों से पूछा, हिंदू लॉ का सबसे टफ टॉपिक कौन सा लग रहा है। उनका जवाब आया, द हिंदू सक्सेशन एक्ट। तो आज का वीडियो का टॉपिक इसी के बारे में है, द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 इन वन शॉट। ये वीडियो हर एक लॉ स्टूडेंट्स के लिए एंड हर एक बंदे के लिए जो हिंदू सक्सेशन एक्ट को रिवाइज करने के लिए सोच रहे हैं इन मिनिमम टाइम विथ मैक्सिमम क्लैरिटी, उनके लिए हेल्पफुल है बहुत। इस वीडियो पे हम बैरक्ट को रीड करेंगे, कीवर्ड्स को मार्क करते चलेंगे एंड अपने कंसेप्ट्स को रखेंगे क्रिस्टल क्लियर, सो दैट किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी हो या वाइवा, हिंदू सक्सेशन एक्ट बन जाएगा हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। इसमें मैंने यूज़ किया है चार्ट्स, डायग्राम एंड ऑल्सो शॉर्ट नोट्स अबाउट द सेक्शंस with direct reading. So let's start after a small intro. हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का इनेक्टमेंट डेट है 17 जून 1956। ये एक्ट 1956 का 30th नंबर एक्ट है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, हिंदू सक्सेशन एक्ट में 2005 को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट आया था, जिसको हम हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के नाम से जानते हैं। इस अमेंडमेंट से डॉटर को पावर दिया गया था एज ए मिताक्षरा को पर्सनर। ये चीज़ बाद में जब आएगा तब हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बेयर्ट में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एन एक्ट टू अमेंड एंड कोडिफाई द लॉ रिलेटिंग टू इंटरस्टेट सक्सेशन अमॉन्ग हिंदूज। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस हिंदू सक्सेशन एक्ट, तो फिर आप ये बता सकते हैं कि हिंदूज में जो इंटरस्टेट सक्सेशन है, इंटरस्टेट का मतलब है द पर्सन हु हैज़ डाइड विदाउट मेकिंग एनी विल। इन दैट केसेस उनके जो सक्सेसर्स हैं उनके बीच कैसे प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके बारे में जो कोई भी एग्जिस्टिंग लॉज हिंदूज के बीच था उसको अमेंड करना एंड उसको प्रॉपर कोडिफिकेशन करना। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट। इस लाइन पे दो वर्ड्स है, एक है अमेंड, दूसरा कोडिफाई। अमेंड करने का मतलब तो आप जानते हैं, एग्जिस्टिंग लॉज पे अगर कुछ चेंजेस लाना है, एग्जिस्टिंग लॉज का फ्लॉज को अगर इरेज करना है तो फिर हम अमेंडमेंट करते हैं। एंड दूसरा है कोडिफाई। कोडिफाई इज कमिंग फ्रॉम द वर्ड कोडिफिकेशन। कोडिफिकेशन वो चीज़ है कि सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड अरेंजिंग द एग्जिस्टिंग लॉज। जो लॉज ओरली चलता आ रहा है, जो कोई भी लॉज इधर उधर स्कैटर्ड पोजीशन पे है, उनको एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट पे लाना, उनको लिखना, एक स्टैट्यूट का रूप देना, ये है कोडिफिकेशन। हिंदू सक्सेशन एक्ट का इस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर आपको डिटेल्ड नॉलेज लेना है तो फिर इस एक्ट के ही सेक्शन 4 में आप देखिए। सेक्शन 4 ये कहता है कि ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ द एक्ट। इसका जो कंटेंट है इसको आप पढ़ेंगे, एनी टेक्स्ट, रूल और इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदू लॉ और एनी कस्टम और यूसेज एज पार्ट ऑफ दैट लॉ इन फोर्स immediately before the commencement of this act shall cease to have effect with respect to any matter for which provision is made in this act। जो कुछ भी रूल, टेक्स्ट या इंटरप्रिटेशन और जो कुछ भी कस्टमर यूसेज हिंदूज के बीच था, हिंदू लॉ पे था, हिंदू सक्सेशन एक्ट के कमेंसमेंट होने से पहले, अब देखो इनेक्टमेंट या कमेंसमेंट डेट हमने पढ़ा 17 जून 1956। इस डेट से पहले जो कुछ भी रूल, टेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन, कस्टम जो कुछ भी था, उनके इफ़ेक्ट्स आज से बंद हो जाएंगे एंड इस एक्ट को ही
हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। डिपेंडिंग ऑन दिस एक्ट, द जजमेंट ऑफ द कोर्ट्स विल बी पास्ड एंड द प्रॉपर्टी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द हिंदूज इन केस ऑफ इंटरस्टेट सक्सेशन। सेक्शन 4 के बी पॉइंट को पढ़ेंगे। एनी अदर लॉ इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट shall cease to apply to Hindus insofar as it is inconsistent with any of the provisions contained in this act. हिंदू सक्सेशन एक्ट में दिया गया किसी भी प्रोविजन, किसी भी सेक्शन के अगेंस्ट में अगर कुछ लॉ था तो इस एक्ट के कमेंसमेंट होने के बाद, ये एक्ट आने के बाद वो सारे लॉज अप्लाई नहीं होंगे, वो सारे लॉज एबोलिश माना जाएगा अगर वो सारे लॉज इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट विथ एनी ऑफ द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस एक्ट। सो ना चाहते हुए भी हमें सेक्शन एक बार जंप करना पड़ा टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस वन सिंगल लाइन। हम फिर से वापस आएंगे अपना चैप्टर 1 पे, सेक्शन 1 पे, जहाँ पर शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट के बारे में बात करता है। This act may be called the Hindu Succession Act 1956. It extends to the whole of India. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ये एक्ट का नाम है द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। या यहाँ पर ईयर को याद रखना है हमें, एंड ये एक्ट पूरे इंडिया पे लागू होगा। इसमें 2019 के पहले एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था, उसको हम 2019 द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत हटा दिया है। सेक्शन 2 बात करता है एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट के बारे में, जो एक्चुअली हु इज़ हिंदू का आंसर है। तो इन शॉर्ट में इसको समझने के लिए हमने इसको एक डायग्राम फॉर्म में आपके सामने लाया है। इस डायग्राम को एक बार देख लीजिए। हिंदूज़ में वो सारे पर्सन्स इंक्लूड होंगे जो कि वीरशैव, लिंगायत, ब्राह्मो या आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, एंड उनके साथ बुद्धिस्ट, जैन्स एंड सिख्स को भी हम इस एक्ट के एप्लीकेशन के लिए हिंदूज़ मानेंगे। तीसरा जो कैटेगरी हमने क्रिएट किया है, ये एक एक्सक्लूडिंग कैटेगरी है। अगर कोई पर्सन मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या ज्यू नहीं है तो फिर हम उनको भी हिंदूज़ के कैटेगरी के अंडर मानेंगे। सेक्शन के एक्सप्लेनेशन को अगर हम देखें तो अगर कोई बच्चा, चाइल्ड, जो कि लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट है, उनके अगर बोथ पेरेंट्स, दोनों ही पेरेंट्स, पिता एंड माता, अगर हिंदू है तो फिर हम उस बच्चे को हिंदू मानेंगे। अगर उस बच्चे का किसी भी एक पेरेंट हिंदू है एंड उसका बॉर्न एंड ब्रॉट अप एज ए हिंदू किया गया है तो फिर हम उस बच्चे को हिंदू मानेंगे। एंड अगर कोई पर्सन कन्वर्ट हुआ है किसी अलग रिलीजन से हिंदू रिलीजन पे, या रिकन्वर्ट हुआ है, मतलब पहले किसी अलग रिलीजन में था एंड उसके बाद हिंदू हुए, फिर किसी अलग रिलीजन में गए, उसके बाद फिर से हिंदू हुए, रिकन्वर्ट, उनको भी हम इस एक्ट के एप्लीकेशन के लिए हिंदू मानेंगे। लेकिन ये एक्ट शेड्यूल ट्राइब में, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 366 क्लॉज 25 में दिया गया है, उन पे अप्लाई नहीं होगा अनलेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट कुछ अलग डायरेक्शन ना दे। एंड लास्ट, इस डेफिनेशन के एक एक्सटेंडेड वर्जन को लाया गया है, जहाँ पर अगर कोई पर्सन अदर्स कैटेगरी में फॉल नहीं करते, जैसे कि नास्तिक्स हो गए, उनको भी हम इस एक्ट के एप्लीकेशन के लिए, सक्सेशन के लिए हिंदू मानेंगे। एंड इस एक्ट में जो रूल्स लिखा गया है सक्सेशन रिलेटेड, वो उन पे भी लागू होगा। अब चलते हैं हम डेफिनेशन क्लॉज के साथ, जो है हमारा सेक्शन 3। दो बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, सेक्शन 3A बात करता है एग्नेट के बारे में एंड 3C बात करता है कॉग्नेट के बारे में। एग्नेट का मतलब जो पर्सन बाय ब्लड और बाय एडॉप्शन ओनली थ्रू मेल्स रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रैंडफादर, सन, फादर, फादर्स ब्रदर्स
सन, ग्रैंडसन। अगर अब नोटिस करेंगे जितने भी पर्सन्स हमने एग्जाम्पल के तौर में दिया वो सारे मेल से रिलेटेड है। ऑन द अदर हैंड कॉग्नेट हम उन पर्सन्स को बताएंगे जिनके बाय ब्लड और बाय एडॉप्शन एक ना एक मिनिमम फीमेल का रिलेशन रहेगा। इसीलिए डेफिनेशन में दिया गया है बट नॉट होल्डली थ्रू मेल्स, मिनिमम एक फीमेल का रिलेशन उसमें आ जाएगा। सो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, where a person is related to the deceased through one or more females, he or she is called cognate. For example, son's daughter. For example, son's daughter's son or son's daughter's daughter or सिस्टर सन और सिस्टर्स डॉटर। यहाँ पर सिस्टर एक फीमेल है, उनसे अगर रिलेशन कनेक्ट हो रहा है फैमिली ट्री में तो फिर उसको हम कॉग्नेट मानेंगे। मदर्स ब्रदर्स सन, मम्मी का जो भाई है उनके जो बेटा, अगर वो किसी फैमिली ट्री में कनेक्ट हो रहे हैं उनको हम कॉग्नेट मानेंगे, क्योंकि जिसके थ्रू वो फैमिली ट्री में कनेक्ट हो रहे हैं उस लाइन ऑफ रिलेशनशिप में एक ना एक लड़की मौजूद है। देयर इज वन और मोर फीमेल्स। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट which students often confuse. Now let's move on to next section 3D. This is talking about custom and usage. Again, we shall try to understand this definition by way of diagram. हिंदूज के अंदर किसी भी लोकल एरिया में उनमें रहने वाले ट्राइब, कम्युनिटी, ग्रुप और फैमिली के अंदर ऐसा कुछ रीति रिवाज है जो कि बहुत पहले टाइम से फॉर ए लॉन्ग टाइम कंटिन्यूसली फॉलो होते हुए आ रहे हैं, जो कि यूनिफॉर्म है। उस कस्टम एंड यूसेज को हम इस तरीके से मानेंगे कि ये एक लॉ है। लेकिन याद रखना पड़ेगा कि इस टाइप के कस्टम और यूसेज सर्टेन होंगे, रीजनेबल होगा एंड पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में नहीं जाएगा। अगर ये सर्टेन नहीं है, रीजनेबल नहीं है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में जा रहे हैं, उस केस में हम इसको लॉ नहीं मानेंगे। किसी भी फैमिली में अगर कोई कस्टम या यूसेज है तो वो डिसकंटिन्यूड नहीं होना चाहिए, ये कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व्ड प्रोसेस होना चाहिए। अगर डिसकंटिन्यूड होता है तो फिर उसको हम लॉ नहीं मानेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन आता है 3E में, ये 3 डेफिनेशन है 3E में, फुल ब्लड, हाफ ब्लड एंड यूटेराइन ब्लड। इसको भी हम एज पर डायग्राम समझेंगे फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग एंड लॉन्ग मेमोरी। एक बार पहले इसका एक्सप्लेनेशन को समझो। इस क्लॉज में जो एंसेस्टर वर्ड यूज़ किया गया है इसका मतलब है फादर से, मतलब पिता, एंड एंसेस्ट्रेस का मतलब है माता, द मदर। एग्जाम्पल से देखो, अगर 2 भाई है, 2 सिस्टर्स है, उनके माँ बाप एक ही है, मतलब सेम फादर एंड सेम मदर से हुए बच्चे, उनको हम फुल ब्लड मानेंगे। 2 persons are said to be related to each other by full blood when they are descended from a common ancestor by the same wife. सिंपल लैंग्वेज में पिता माता सेम है, लेकिन हाफ ब्लड में पिता एक है लेकिन उनके 2 वाइफ्स थे। सिचुएशन ये हो सकता है कि फर्स्ट वाइफ का डेथ हो गया, उसके बाद सेकंड वाइफ से शादी हुआ, तो फिर फर्स्ट वाइफ से जो चिल्ड्रन बॉर्न हुए एंड उसके बाद सेकंड वाइफ से जो चिल्ड्रन बॉर्न हुए, उन दोनों के बीच जो रिलेशन है ये हाफ ब्लड मानेंगे। सेम एंसेस्टर, डिफरेंट वाइफ्स। एंड नेक्स्ट यूटेराइन ब्लड। अगर एक फीमेल है, एंसेस्ट्रेस है एंड उनके 2 बार शादी हुए, पहला जो हस्बैंड था उनसे पैदा हुए बच्चे, एंड मान लो सिचुएशन ऐसा आया
फर्स्ट हस्बैंड के डेथ के बाद उन्होंने दूसरी बार शादी किया। नाउ सेकंड हस्बैंड से पैदा हुए बच्चे एंड फर्स्ट हस्बैंड से पैदा हुए बच्चे, उन दोनों चिल्ड्रन के बीच जो रिलेशनशिप है ये यूटेराइन ब्लड माना जाएगा। सेम एंसेस्ट्रेस एंड डिफरेंट हस्बैंड्स। एक ट्रिक है, यूटेराइन को हम यूटेरस से कनेक्ट कर सकते हैं। यूटेरस जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहाँ पर मदर सेम है, फादर डिफरेंट है। दैट मीन्स द यूटेरस इज सेम। नाउ for the sake of remembering only, we can say that if two persons are said to be related to each other by uterine blood when they are descended from a common ancestress but different husbands। मुझे उम्मीद है कि ये डायग्राम आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स को दूर कर देंगे। देखो, हिंदू सक्सेशन एक्ट को पढ़ने के लिए सबसे इफ़ेक्टिव वे जो मुझे लगा है ये है डायग्राम से, चार्ट से, because we have to understand the concept, realize the concept and keep it in our hearts. The human brain functions in this way. Now let's move on to the next definition, which is in section 3F, heir। जो पर्सन लीगली एंटाइटल्ड है किसी भी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए। इन द डायरेक्ट लैंग्वेज इट मीन्स एनी पर्सन, मेल और फीमेल, who is entitled to succeed to the property। अब देखो, हमने पढ़ा था कि हिंदू सक्सेशन एक्ट इंटरस्टेट सक्सेशन के बारे में बात करता है, मतलब द पर्सन हु हैज़ नॉट मेड एनी विल। सो हेयर इज एंटाइटल्ड टू सक्सीड इन द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंटरस्टेट अंडर दिस एक्ट। अब इंटरस्टेट कौन है, इसका डेफिनेशन कॉम्पैक्ट वे पे सेक्शन 3G में दिया गया है। इंटरस्टेट इज अ पर्सन डीम्ड टू डाई, a person is deemed to die intestate in respect of property of which he or she has not made a testamentary disposition capable of taking effect। टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन इज बाय वे ऑफ विल। अगर कोई पर्सन प्रॉपर्टी कैसे उनके मरने के बाद डिवाइड होगा, डिस्पोजेस होगा, कैसे बचे हुए पर्सन्स के अंदर उस प्रॉपर्टी को बांटा जाएगा, इसके बारे में अगर कोई विल नहीं किया जाता है तो फिर सारे कंसेप्ट हिंदू सक्सेशन में आ जाएगा, ओनली फॉर द हिंदूज। सो ये एक लीगल अरेंजमेंट है जिसके थ्रू हम किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हैं, कन्वे करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन व्हिच इज इन सेक्शन 3J, रिलेटेड। रिलेटेड मीन्स रिलेटेड बाय लेजिटिमेट किंगशिप। ऐसा फैमिली रिलेशनशिप्स जो कि लॉ या कस्टम ने रिकॉग्नाइज किया है एज लीगल, लेजिटिमेट, which can be done by blood or by adoption। एक एग्जाम्पल के तौर से हस्बैंड एंड वाइफ जो कि लीगली मैरिड है, अगर उनमें से कोई बच्चा आता है उनको हम लेजिटिमेट चाइल्ड मानेंगे। लेकिन अगर कोई पर्सन आउट ऑफ द मैरिज रिलेशनशिप जाकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करके दूसरे बच्चे पैदा करते हैं उनको हम इलेजिटिमेट चाइल्ड मानेंगे। हिंदू सक्सेशन एक्ट में इलेजिटिमेट चिल्ड्रन को अपने मदर से कनेक्ट किया गया है। अगर उनके मदर के पास कोई भी प्रॉपर्टी आता है तो फिर सक्सेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग उनको प्रॉपर्टी मिलेगा। सो द प्रोवाइजो सेज प्रोवाइडेड दैट illegitimate children shall be deemed to be related to their mothers and to one another। ये था कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। सेक्शन 3 के सेकेंड क्लॉज में ये लिखा है कि इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स वर्ड्स इम्पोर्टिंग द मैस्कुलिन जेंडर शैल नॉट बी टेकन टू इंक्लूड फीमेल्स। इसको ऐसे समझो कि IPC, BNS जो क्राइम रिलेटेड पीनल लॉज है उनमें अगर मेल लिखा है, मैन लिखा है, तो फिर उसको हम फीमेल के तौर पे भी समझते हैं,
क्योंकि क्राइम करने में मैन एंड फीमेल दोनों के लिए लॉ सेम है, लेकिन फॉर द वे ऑफ सक्सेशन यहाँ पर मैस्कुलिन जेंडर फेमिनिन जेंडर इनको हम कंफ्यूज नहीं कर सकते, नहीं तो फिर क्लास 1 एयर्स क्लास 2 एयर्स इनके बीच कन्फ्यूजन्स हो जाएगा एंड लॉ स्टैंड नहीं करेगा। अब आप एक लंबा सा सांस ले सकते हैं क्योंकि हमने चैप्टर 1 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट को ख़त्म कर दिया है एंड अब बारी है चैप्टर 2 के। चैप्टर 2 में बताया जाता है इंटरस्टेट सक्सेशन, जिसके सेक्शन 5 में ये कुछ ऐसा चीज़ें बताया गया है कि जहाँ पर हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा, कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज़ है जहाँ पर अप्लाई नहीं होता है। सेक्शन 5 को अगर सिंपली हम समझें तो जो प्रॉपर्टीज़ स्पेशल मैरिज एक्ट से गवर्न होता है, मतलब अगर कोई हिंदू स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंडर मैरी करता है तो उनके जो सक्सेशन होगा वो सक्सेशन हिंदू सक्सेशन एक्ट से गवर्न नहीं होगा, वो सक्सेशन गवर्न होगा इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 से। इसके पीछे रीजनिंग ये है कि सेक्शन 21 ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट जो कि एक सेकुलर लॉ है, ये सक्सेशन रूल्स को एक्सेप्ट देता है फ्रॉम पर्सनल हिंदू लॉ टू सेकुलर लॉ। तो फिर सिंपल रूल ये है कि अगर कोई हिंदू कपल स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर शादी करता है तो उनके प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर देयर डेथ दैट विल बी बाय द इंडियन सक्सेशन एक्ट एंड नॉट बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट। सेक्शन 5 का क्लॉज 2 ऐसे कुछ स्टेट के बारे में बात करता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कुछ ओल्ड एग्रीमेंट्स है रॉयल फैमिलीज़ का, उनके बारे में बात करता है। जो रॉयल फैमिली और स्पेशल फैमिली एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडिया में शामिल हो रहा था, तो उनके कुछ अपने रीति रिवाज है, जैसे कि उनके जो एल्डेस्ट सन है उनको ही प्रॉपर्टी जाता है, जिसको हम कहते हैं कि रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर, मतलब 1 ईयर रूल। उनमें हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू नहीं होगा क्योंकि एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द इंडियन डोमिनियन they had some kind of old agreements with the government of India, or they would be governed by the other old laws which were made before 1956. Hindu Succession Act does not apply there. Clause 3 ऑफ सेक्शन 5 बात करता है कुछ ऐसी स्टेट के बारे में जो कोचिन रॉयल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर एस्टेब्लिश था। ये सारे स्टेट स्पेशल रॉयल प्रोक्लेमेशन ऑफ महाराजा ऑफ कोचीन 1949 इनसे रूल होता है, इनसे गवर्न होता है, तो फिर इन पे हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू नहीं होता। इनका जो प्रोनाउंसिएशन है इस वक्त मैं नहीं कर सकता हूँ, रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा मुझसे, सो प्लीज़ चेक देम। So overall, Section 5 talks about certain properties on which the Hindu Succession Act 1956 does not apply. ये मोमेंट इस एक्ट को पढ़ने में सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट से एक है, क्योंकि अभी हम बात करेंगे सेक्शन 6 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट। 2005 में एक अमेंडमेंट आया जिस अमेंडमेंट से डॉटर्स को सेम पावर दिया गया एज टू द सन्स। प्रॉपर्टी में पिता के प्रॉपर्टी में उनको सेम राइट दिया गया। अब अगर लड़के को एक शेयर मिलता है तो फिर लड़की को भी एक शेयर मिलेगा। हेडिंग ऑफ दिस सेक्शन इज डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन को पर्सनरी प्रॉपर्टी, मतलब को पर्सनरी प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा अमोंग द heirs और अमोंग द फैमिली मेंबर्स। नाउ सिंपल क्वेश्चन इज व्हाट इज को पर्सनरी प्रॉपर्टी?
किसी भी एंसेस्ट्रल फैमिली प्रॉपर्टी में हर एक मेंबर का एक बर्थ राइट होता है। बाय बर्थ उनको कुछ ना कुछ शेयर मिलता है उस प्रॉपर्टी पे। बट देखो अभी तक प्रॉपर्टी का पार्टीशन नहीं हुआ है। सो विदाउट पार्टीशन इट इज़ अ जॉइंट प्रॉपर्टी। नाउ हर एक फैमिली मेंबर्स का जो पोर्शन है, जो शेयर है, वो सारे मिलाकर ही ये प्रॉपर्टी स्टैंड करता है। सो दिस इज द को पर्सनरी प्रॉपर्टी इन हिंदू लॉ। द हिंदू का एक पोर्शन मुझे विकिपीडिया से मिला है, ये मैं कोट कर रहा हूँ। व्हाट इज को पर्सनरी प्रॉपर्टी इन हिंदू लॉ? A Hindu joint family consists of lineal descendants of a common ancestor। किसी भी कॉमन एंसेस्टर, मान लो यहाँ पर फादर के डेथ के बाद उनके जो लीनियल डिसेंडेंट्स है। लीनियल डिसेंडेंट मतलब उनके जो सन्स है, डॉटर्स है, ये सबको मिलाकर एक हिंदू जॉइंट फैमिली होता है। इनमें इनके जो वाइफ है ये भी शामिल होते हैं। ए को-पर्सनरी इज a smaller unit of the family that jointly owns property। मतलब छोटे छोटे को-पर्सनरी यूनिट्स मिलाकर एक जॉइंटली ओन्ड प्रॉपर्टी होता है, जिसको हम एक साथ को-पर्सनरी प्रॉपर्टी बोलते हैं। A co-personary consists of a propositus, that is, a person at the top of a line of descendant। मतलब जो फादर है, जो कर्ता है, जिसके पास अभी टोटल प्रॉपर्टी का मालिकाना हक है, मतलब उनके पास अभी टोटल प्रॉपर्टी है, इनको हम प्रोपोजिटस कहेंगे। एंड उनके डेथ के बाद उनके बाद वाले जनरेशन को उनके ही प्रॉपर्टी पार्टीशन में मिल जाता है। जैसे कि सन्स हो गया, ग्रैंड सन्स, ग्रेट ग्रैंड सन्स। सो लास्ट लाइन यहाँ पर है, को पर्सनरी प्रॉपर्टी इज नेम्ड दस बिकॉज द को ओनरशिप इज मार्क्ड बाय यूनिटी ऑफ पोजेशन, टाइटल एंड इंटरेस्ट। एक को पर्सनरी प्रॉपर्टी में सारे पोजेशन, टाइटल एंड इंटरेस्ट जो कि छोटे छोटे पार्ट्स में है, वो सारे एक यूनिफाइड वे में है। दिस इज ए यूनिटी ऑफ पोजेशन, टाइटल एंड इंटरेस्ट। इनको एक साथ मिलाकर हम कहते हैं को पर्सनरी प्रॉपर्टी। अब देखो सेक्शन 6 में आ जाओ। 2005 का अमेंडमेंट के बाद सन, डॉटर, फादर, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, ये सारे को पर्सनर्स है। ये लैंडमार्क अमेंडमेंट इसलिए है क्योंकि इससे पहले एक सन एंड डॉटर के बीच डिस्क्रिमिनेशन था इन डिवीजन और डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन को-पर्सनरी प्रॉपर्टी। But after the amendment, both males and females are equal co-personers। That means if a father owns an ancestral land, his son and daughter automatically get a share by birth। All of them jointly owns it। None can say this part is mine, that part is hers until partition। Now if we read the section, थोड़ा सा समराइज वे में इसको पढ़ेंगे। पहला कहता है कि द डॉटर ऑफ ए को पर्सनर शैल बाय बर्थ बिकम ए को पर्सनर इन हर ओन राइट इन द सेम मैनर एज द सन। मतलब एक डॉटर को बाय बर्थ राइट मिलेगा जैसे कि एक बेटा को मिलता था। बी हैव द सेम राइट्स इन द को पर्सनरी प्रॉपर्टी एज सी वुड हैव as she would have had if she had been a son। मतलब अगर वो एक बेटा होता तो फिर उसको जितना प्रॉपर्टी मिलता, एक बेटी होने के नाते उसको सेम प्रॉपर्टी मिलेगा। दैट मीन्स द सन एंड द डॉटर हैज इक्वल राइट्स और सेम राइट्स। C be subjected to the same liabilities in respect of the said co-personary property as that of a son। अगर राइट्स है तो फिर लाइबिलिटीज भी है, क्योंकि राइट्स एंड लाइबिलिटीज आर द टू साइड्स ऑफ ए सेम कॉइन। एंड एक डॉटर का
वो सेम लाइबिलिटीज़ होगा जो कि एक सन का है। अब देखो इसका प्रोवाइसो बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रोवाइसो में एक डेट दिया गया है 20th डे ऑफ दिसंबर 2004, मतलब 20 दिसंबर 2004। इस पॉइंट से पहले जो कुछ भी प्रॉपर्टी का एलियनेशन, पार्टीशन या डिस्पोजिशन किया गया है उनमें ये सेम राइट्स लाइबिलिटीज़ वाला कंसेप्ट लागू नहीं होगा। उनमें 2005 का अमेंडमेंट लागू नहीं होगा। इस चीज़ के पीछे रैशनल ये है कि हम सब कुछ रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं कर सकते। लॉज आर अप्लाइड प्रोस्पेक्टिवली। सो हमने एक डेट फिक्स कर लिया 2005 का अमेंडमेंट पे कि 20 दिसंबर 2004 का पहले जो जो काम हुआ था उसको हम उसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बट इस डेट के बाद जो भी पार्टीशन होगा उसमें सन एंड डॉटर को सेम राइट मिलेगा एंड ऑल्सो द सेम लाइबिलिटीज। नाउ सेक्शन 6 का क्लॉज 2, any property to which a female Hindu becomes entitled by virtue of subsection 1 shall be held by her with the incidents of co-personary ownership and shall be regarded notwithstanding anything contained in this act or any other law for the time being in forcing as property capable of being disposed of by her by testamentary disposition। इसका सिंपल मतलब ये है कि को पर्सनरी ओनरशिप का सारे इंसिडेंट्स, सारे राइट्स एंड लाइबिलिटीज डॉटर के पास आ जाएगा एंड उस प्रॉपर्टी को विल के माध्यम से डिस्पोजेस करने का और विल के माध्यम से एलियनेट करने का सारे राइट्स, सारे पावर्स डॉटर को दिया जाता है। और भी सिंपल करके कहे तो डॉटर अपने दिए हुए प्रॉपर्टी को जो राइट्स है उसके पास को पर्सनरी प्रॉपर्टी पे बाय विल किसी को भी वो दे सकता है। अब सेक्शन 6 क्लॉज 3 को पढ़ेंगे, जहाँ पर कोई भी हिंदू 2005 के अमेंडमेंट का कमेंसमेंट होने के बाद उनके डेथ होता है तो फिर उनके जो प्रॉपर्टी है सर्वाइवरशिप का रूल पे नहीं, सक्सेशन का रूल से रेगुलेट होगा। मतलब वो सारे रूल्स टेस्टामेंट्री और इंटेस्टेट सक्सेशन का सारे रूल्स उसके द्वारा रेगुलेट होगा उसके प्रॉपर्टी एंड ऐसे माना जाएगा कि उसके डेथ के बाद प्रॉपर्टी का पार्टीशन हो रहा है। अब देखो इनका जो प्रॉपर्टी है इसका डिवीजन ऑफ शेयर कैसे होगा। पहला, सन को उतना ही प्रॉपर्टी मिलेगा जो डॉटर को मिल रहा है, मतलब सन एंड डॉटर को सेम शेयर ऑफ प्रॉपर्टी मिलेगा। अब अगर दूसरा सिचुएशन मान लो, जो बेटा था इस पर्सन का, उनका डेथ हो गया, इस पर्सन का मरने से पहले ही उनका डेथ हो गया है, मतलब प्री डिसीज्ड सन और प्री डिसीज्ड डॉटर, तो उनके जो बच्चे हैं वो प्री डिसीज्ड सन या प्री डिसीज्ड डॉटर को जो चिल्ड्रन है, क्या उनको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा? आंसर इज नो, उनको भी प्रॉपर्टी मिलेगा। अब कितना प्रॉपर्टी मिलेगा? अगर उनके फादर को हम जिंदा माने तो फिर पार्टीशन के तहत उनके फादर के पास जितना शेयर ऑफ प्रॉपर्टी आता वही शेयर ऑफ प्रॉपर्टी उनके बच्चे का अंदर डिवाइड होगा। सो द प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रैंडफादर विल गो टू द grandsons or the granddaughters because the son or the daughter is dead. But the portion of property which the son or daughter, the dead son, the predeceased son or daughter, would get at the time of partition, only that portion of land would be further divided, equally divided to the children of that predeceased son or daughter। यही जो सेम कंसेप्ट है थर्ड कंडीशन में भी दिया गया है, जो सेक्शन 6 क्लॉज 3 पॉइंट सी में दिया गया है।
इस पे भी सेम कंडीशन अप्लाई होता है, बस इसमें एक स्टेप इंक्रीज किया गया। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी एग्जिस्टिंग फैमिली ट्री में जो लास्ट का जो चिल्ड्रन है, अगर इनमें इनमें से भी कोई मर जाता है एंड इनके भी अगर कोई बच्चे हैं एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, तो उन बच्चे को वो सेम शेयर मिलेगा, डिवाइड करके मिलेगा, जो शेयर उनके फादर को मिलना था या उनके मदर को मिलना था। बिकॉज द एक्सप्रेशन इज यूज्ड, child of such predeceased child of the predeceased son or a predeceased daughter. Expression is just complex, but the underlying core principle is simple. फंडा ये है कि उनके पापा को जो शेयर ऑफ प्रॉपर्टी मिलता था, उनके जो बच्चे हैं वो शेयर ऑफ प्रॉपर्टी इक्वली डिवाइड हो जाएगा बच्चे के पास। एंड उनके फादर का अगर डेथ पहले से ही हो गया है तो फिर बच्चे के पास डायरेक्टली वो शेयर डिवाइड होके चला जाएगा। क्योंकि पार्टीशन का टाइम में, एक्चुअल पार्टीशन का टाइम में उनके फादर ज़िंदा नहीं थे, लेकिन हम ऐसे पार्टीशन कर रहे हैं कि उनके फादर का जो शेयर था वो बाद में जाकर डिवीज़न हो रहा है, तो एक तरीके से उनको, उनका जो फादर है उनको हम जिंदा मान रहे हैं। So that's why it is called notional partition or fictional partition. Because here in these types of situation, the already dead person is fictionally considered to be alive and the partition is done accordingly. Section 6 का clause 4 ये बात करता है pious obligation के बारे में। pious obligation वो obligation है जो कि किसी सन, ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडसन के ऊपर माना जाता है। अगर उनके फादर, ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर कोई भी डेट लेते हैं, कोई भी ऋण लेते हैं, उधार लेते हैं, तो उनके जो ऑब्लिगेशन है ये इन पे आ जाएगा। मतलब फादर का ऑब्लिगेशन है तो सन पे आ जाएगा, ग्रैंडफादर का ऑब्लिगेशन है तो फिर फादर एंड सन पे आ जाएगा, ग्रेट ग्रैंडफादर का ऑब्लिगेशन है वो आ रहा है ग्रेट ग्रैंडसन में। तो जो क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने पैसा उधार दिया है, they would use an expression called pious obligation against this son, grandson और great grandson। तो इस एक्सप्रेशन को 2005 के अमेंडमेंट से हटा दिया गया। ये कहा गया कि जो क्रेडिटर्स है उनके सारे राइट्स एंड ऑब्लिगेशन सारे कुछ सेम रहेंगे, सब कुछ अनचेंज्ड रहेगा, बट ये जो एक्सप्रेशन है पायस ऑब्लिगेशन का ये हम हटा देंगे। बट फिर से वही एक टाइम लिमिट है कि 20 दिसंबर 2004, इस डेट के बाद से हम पायस ऑब्लिगेशन, इस टाइप का ऑब्लिगेशन को नहीं मानेंगे। हाँ, सारे राइट्स एंड इंटरेस्ट वो कॉम्पैक्ट रहेगा, बट इस एक्सप्रेशन को हम यूज़ नहीं करेंगे, कोर्ट रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। इसीलिए क्लॉज 4 में लिखा गया है कि नो कोर्ट शैल रिकॉग्नाइज एनी राइट टू प्रोसीड अगेंस्ट अ सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन फॉर द रिकवरी ऑफ एनी डेट ड्यू फ्रॉम हिज फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर सोलली ऑन द ग्राउंड ऑफ पायस ऑब्लिगेशन। इस वर्ड को हम हटा रहे हैं एंड इसका जो प्रोवाइजो है ये कह रहा है कि हो सकता है हम इस वर्ड को हटा रहे हैं, लेकिन नथिंग कंटेंट इन द सबसेक्शन शैल अफेक्ट, कोई भी चीज़ इस सबसेक्शन में लिखा गया है ये किसी भी क्रेडिटर का राइट को इफेक्ट नहीं करेगा अगेंस्ट दोज सन, ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडसन। एंड अगर कोई भी ऐसे उधारी या डेट को चुकाने में अगर कोई बच्चा प्रॉपर्टी को सेल आउट कर देता है उस क्रेडिटर को, या किसी भी पर्सन को सेल आउट करके उसका पैसा लौटा देता है डेट को चुकाने के लिए, तो फिर वो जो एलियनेशन है, प्रॉपर्टी को सेल आउट किया उसने, उनके जो बच्चे हैं, सन है, ग्रेट ग्रैंड सन है, ये उस चीज़ को, एलियनेशन को टारगेट नहीं करेगा, उस एलियनेशन को वैलिड माना जाएगा। ये ऐसे टारगेट नहीं कर सकते कि ये पायस ऑब्लिगेशन था, इसको हम सेल आउट नहीं कर सकते। जो उनके फादर ने सेल आउट कर दिया एंड डेट को चुका दिया तो फिर वो एलियनेशन वैलिड रहेगा। सेक्शन 6 का क्लॉज 5 ये कहता है कि नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन
shall apply to a partition which has been effected before 20th day of December 2004। सेम चीज़ जो हमने पहले डिस्कस किया है, 20th डे ऑफ दिसंबर 2004 ये एक डेट है जो सेक्शन 6 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड इसका जो एक्सप्लेनेशन है ये कहता है कि पार्टीशन वो पार्टीशन माना जाएगा जो डिक्री ऑफ द कोर्ट के द्वारा हुआ है और किसी भी डीड ऑफ पार्टीशन के द्वारा हुआ है, एंड वो डीड ऑफ पार्टीशन ड्यूली एग्जीक्यूटेड होना चाहिए, ड्यूली रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। अभी हम बात करेंगे सेक्शन 8 के बारे में। सेक्शन 8 बात करता है जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन इन द केस ऑफ मेल्स। अगर किसी भी मेल हिंदू विल बनाए बगैर मर जाता है तो फिर उसका प्रॉपर्टी उनके हेयर के बीच कैसे डिवॉल्व होगा, इसके बारे में सेक्शन 8 बात करता है। सेक्शन 8 को समझने के लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट का शेड्यूल में हमको जाना पड़ेगा। इसके शेड्यूल में एयर्स को क्लास 1 एंड क्लास 2 एयर्स में डिवाइड किया गया है। क्लास 1 एयर्स में सन, डॉटर, विडो, मदर ऐसे करके बहुत सारे पर्सन्स का नाम दिया गया है। इस पूरे क्लास 1 के एयर्स को प्रेफर किया जाएगा। अगर कोई हिंदू मेल मरता है तो उनके प्रॉपर्टी क्लास 1 एयर्स के पास पहले जाएगा। क्लास 1 एयर्स में जितने भी पर्सन जिंदा है उन सारे को एक साथ प्रॉपर्टी का शेयर मिलेगा, इसीलिए इनको साइमल्टेनियस एयर भी कहा जाता है, बिकॉज ऑल पर्सन साइमल्टेनियसली आर गेटिंग द प्रॉपर्टी। जो भी पर्सन जिंदा है क्लास 1 एयर्स में तो फिर उनको साइमल्टेनियसली एक साथ प्रॉपर्टी का डिवाइड एज पर द रूल्स ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट उस हिसाब से मिलेगा। बट अगर क्लास 1 एयर्स में कोई भी पर्सन जिंदा नहीं है तो फिर प्रॉपर्टी जाएगा क्लास 2 एयर्स के पास। अब क्लास 2 एयर्स के पास जब प्रॉपर्टी जाता है, यहाँ पर सारे पर्सन को साइमल्टेनियसली नहीं मिलता। अगर आप गौर से देखेंगे तो क्लास 2 एयर्स में काफ़ी ज़्यादा एंट्रीज दिया गया है, 9 एंट्रीज दिया गया है। जैसे कि पहला एंट्री में फादर, दूसरे एंट्री में सन्स डॉटर्स सन, सन्स डॉटर्स डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, ये 4 पर्सन्स को रखा गया है। ऐसे करके 9 एंट्रीज दिया गया है। यहाँ पर एंट्री 1 को पहला प्रेफरेंस मिलेगा। अगर एंट्री 1 में जो एयर है वो जिंदा नहीं है तो फिर एंट्री 2 को प्रेफरेंस मिलेगा। अगर एंट्री 2 में कोई जिंदा नहीं है तो फिर एंट्री 3 में प्रेफरेंस मिलेगा। ऐसा करके एंट्री 9 तक हम देखेंगे। ये सारे एंट्रीज में लिखा गया पर्सन क्लास 2 एयर्स है। इनके पास प्रॉपर्टी तभी जाएगा सक्सेशन के तौर पे जब क्लास 1 एयर में कोई जिंदा नहीं है। अभी हम सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 11 को साइमल्टेनियसली पढ़ रहे हैं क्योंकि इस तीनों सेक्शन को एक साथ समझना पड़ेगा अगर आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करना है तो। इसको अलग अलग नहीं पढ़ सकते। मान लो कोई हिंदू मेल का जो एयर का लिस्ट है शेड्यूल में दिया गया क्लास 1 एयर एंड क्लास 2 एयर में कोई भी जिंदा नहीं है तो फिर उसका प्रॉपर्टी कहाँ जाएगा। आपका फोकस मैं ड्रॉ करना चाहूँगा सेक्शन 8 का क्लॉज सी पे। ये कहता है कि अगर क्लास 1 में कोई नहीं है, क्लास 2 में कोई नहीं है तो फिर प्रॉपर्टी उस डिसीज पर्सन का एग्नेट के पास जाएगा। अगर एग्नेट्स में भी कोई नहीं है तो फिर उस डिसीज पर्सन के कॉग्नेट्स के पास जाएगा। एग्नेट कॉग्नेट का कंसेप्ट हमने पढ़ा था डेफिनेशन क्लॉज में। रिवाइज कर लीजिए एक बार। एग्नेट वो पर्सन होता है जो कि बाय ब्लड और बाय एडॉप्शन होनली थ्रू मेल्स के तहत आता है, एंड कॉग्नेट वो रिलेशन होता है जहाँ पर होनली थ्रू मेल्स के तहत कोई पर्सन नहीं आता। उसमें जो फैमिली चार्ट है उसमें कोई ना कोई एक फीमेल इंक्लूड होना चाहिए उस रिलेशनशिप में। तो फिर इन टोटल सेक्शन 8 ये कहता है कि अगर कोई हिंदू मेल इंटरस्टेट मर जाता है विदाउट विल तो फिर उसका प्रॉपर्टी 4 कैटेगरीज में डिवाइड होगा। पहले क्लास 1 एयर्स के पास जाएगा। अगर क्लास 1 एयर में कोई नहीं है तो फिर क्लास 2 में जाएगा। क्लास 2 में कोई नहीं है तो फिर एग्नेट्स में जाएगा। एग्नेट्स में कोई नहीं है तो फिर कॉग्नेट पे जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर आपके नॉलेज के लिए बता दूँ,
अगर इन 4 कैटेगरीज में कोई भी पर्सन को नहीं मिल रहा है तो फिर प्रॉपर्टी कहाँ जाएगा? हमने पढ़ा था कि प्रॉपर्टी कैन नॉट बी इन वॉइड, तो फिर तब उस केस में प्रॉपर्टी जाएगा स्टेट के पास, क्योंकि उस पर्सन्स का कोई भी एयर नहीं है, तो फिर प्रॉपर्टी स्टेट के पास चला जाता है। सेक्शन 9 बात करता है ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमंग एयर्स इन द शेड्यूल, मतलब शेड्यूल में दिए गए एयर्स के बीच कैसे सक्सेशन वाइज प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगा। ये हमने पहले ही कवर अप कर लिया है, फिर भी एक बार रिवाइज करते हैं। क्लास 1 में जो पर्सन्स है साइमल्टेनियसली एक साथ उन पर्सन्स को प्रॉपर्टी का शेयर मिलेगा, एंड अगर क्लास 1 के एयर्स जिंदा है तो फिर क्लास 2 को नहीं मिलेगा। अगर क्लास 1 के एयर्स कोई भी जिंदा नहीं है तो फिर क्लास 2 के पास प्रॉपर्टी जाएगा। क्लास 2 में 9 एंट्रीज दिया गया है, उन 9 एंट्रीज में एंट्री 1 को प्रेफरेंस दिया जाता है, उसके बाद एंट्री 2, एंट्री 3, इस हिसाब से प्रेफरेंस मिलता है। जंप करेंगे हम सेक्शन 11 पे, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग एयर्स इन क्लास 2 इन द शेड्यूल, जो हमने पहले कवर अप कर लिया है। एक बार फिर से बता दूं कि क्लास 2 में जो भी पर्सन्स हैं, अगर किसी एंट्री में 9 एंट्रीज में मान लो किसी भी एंट्री में एंट्री नंबर 4 वहाँ पर एक से ज़्यादा पर्सन जिंदा है, एक से ज़्यादा पर्सन उस प्रॉपर्टी को मांग रहा है, तो फिर एंट्री 4 को पहले प्रेफरेंस मिलेगा बाकी नीचे वाले एंट्रीज से। एंट्री 4 में जो पर्सन जिंदा है उनमें प्रॉपर्टी इक्वली बढ़ जाएगा, साइमल्टेनियसली बढ़ जाएगा। दे विल डिवाइड अमंग देम द प्रॉपर्टी इक्वली। So we have covered up section 8, section 9 and section 11. हमने अभी तक ये जाना कि शेड्यूल में जो क्लास 1 एयर्स है उनको प्रॉपर्टी साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिवाइड होता है, लेकिन किसको कितना पोर्शन जाएगा ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा। This question is answered by section 10 of the Hindu Succession Act, क्योंकि सेक्शन 10 में जो 4 रूल्स दिया गया है उसके आधार पे हम विडो, सन, डॉटर, मदर या किसी भी ब्रांच ऑफ प्री डिसीज्ड सन या प्री डिसीज्ड डॉटर उनके बीच प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ये सारे पर्सन्स क्लास 1 एयर्स के ही अंतर्गत है, लेकिन हर पर्सन को डिफरेंट पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी मिलता है। लास्ट में एक फैमिली ट्री से भी समझेंगे कि किसको कितना शेयर जाता है, लेकिन अभी हम रूल से समझते हैं एज पर बेयर एक्ट। बेयर एक्ट का जो 4 रूल्स है इसको एक डायग्राम में अगर कन्वर्ट किया जाए तो रूल 1 ये कहता है कि विडो को एक शेयर मिलता है। अगर एक से ज़्यादा विडो है तो उनको मिलाकर एक शेयर मिलेगा। सपोज देयर आर 5 widows, so one share of property will be divided into 5. Then each widow will get 1/5 share of property. Now the rule 2 says that जो पर्सन मर गया उसका son, daughter, mother, whoever is alive, they will get 1 share of property each. That means उनके बेटे को 1 शेयर मिलेगा, डॉटर को 1 शेयर मिलेगा, मदर को 1 शेयर मिलेगा। द वर्ड यूज्ड इज ईच, बट द वर्ड इन रूल 1 was all the widows together shall take 1 share. So here is the difference you need to understand. Now अगर हम रूल 3 के बात करें तो जो डिसीज्ड पर्सन है उनका कोई प्री डिसीज्ड सन या प्री डिसीज्ड डॉटर, प्री डिसीज्ड चिल्ड्रन का ब्रांच को, टोटल ब्रांच को 1 शेयर ऑफ प्रॉपर्टी मिलेगा। व्हाई? बिकॉज द टोटल ब्रांच इज कमिंग फ्रॉम दैट 1 प्री डिसीज्ड चाइल्ड, बी इट ए सन और डॉटर। नाउ इफ देयर इज 3 प्री डिसीज्ड branches, each branch will take 1 share, मतलब हर एक ब्रांच के पास 1 शेयर करके जाएगा। एंड अगर हम रूल 4 पढ़े तो रूल 3 को ही
थोड़ा सा इलस्ट्रेटेड वे में समझाया गया। एक्चुअली रूल 4 इज द रीइटरेशन ऑफ रूल 1, 2 एंड 3 इन ए कंसाइज्ड वे। जो हम रूल 3 में प्री डिसीज्ड पर्सन का ब्रांच के बारे में बात कर रहे थे, उस प्री डिसीज्ड मान लेते सन है, सन के ब्रांच पे उनका भी कोई विडो सन या डॉटर है, तो हर एक पर्सन को इक्वल शेयर मिलेगा। टोटल ब्रांच को 1 शेयर मिलता है। अगर विडो सन डॉटर, एक विडो एक सन एक डॉटर, तो 3 पर्सन्स हो गए, तो टोटल ब्रांच को 1 शेयर मिला। 3 पर्सन को अलग अलग 1/3 1/3 1/3 ऐसा करके शेयर मिलेगा। बट द पॉइंट इज दे विल गेट इक्वल पोर्शंस, इक्वल शेयर। नाउ अगेन हम अगर प्री डिसीज डॉटर के ब्रांच देखें तो सन में तो विडो आ जाता है, लेकिन डॉटर में हस्बैंड नहीं आता। डॉटर में डॉटर के नीचे डॉटर का अगर कोई बेटा है या बेटी है तो उनको इक्वली शेयर मिल जाता है, इक्वल पोर्शन ऑफ शेयर। तो ये कट तो ये स्क्रीन पे एक डायग्राम दिखेगा। वीडियो को पॉज करके आप इसको ट्राई कर सकते हैं किसको कितना शेयर मिलेगा, एंड आफ्टर दैट आई शैल लेट यू नो। नाउ इफ यू सी द डायग्राम, हमें पहले ये देखना पड़ेगा प्रोपोजिटर्स कौन है, किसका प्रॉपर्टी हम डिवाइड करने वाले हैं, मतलब ब्रांचेस, मेन ब्रांचेस कहाँ से निकल रहा है। अगर इस फैमिली ट्री को देखें तो पर्सन जो पी प्रोपोजिटस है, डिसीज्ड पर्सन, उनके एक वाइफ है एंड 4 चिल्ड्रन है, जिनमें से 2 बेटा एंड 2 बेटी, एंड उनमें से भी एक बेटा का डेथ हो चुका है प्री डिसीज्ड, एंड एक बेटी का डेथ हो चुका है प्री डिसीज्ड। नाउ प्री डिसीज S2, उनका अगर डायग्राम देखें तो S2 का एक वाइफ है, एक सन है एंड और एक सन है, 2 सन्स एंड 1 वाइफ। एंड D2 को हम देखें तो प्री डिसीज डॉटर का एक सन एंड एक डॉटर है। तो रूल 1 एंड रूल 2 को हम पहले देखेंगे। वाइफ S1 S2 D1 D2, टोटल 5 पर्सन्स, दिस इज द मेन ब्रांच। तो हर एक को 1/5 करके प्रॉपर्टी मिलेगा। अब जो प्री डिसीज्ड पर्सन है S2 एंड D2, उनके जो प्रॉपर्टी है उनका ब्रांचेस के पास चला जाएगा, उनके एयर्स के पास चला जाएगा। तो 1/5 को S2 के पॉइंट पे हम 3 पर्सन्स में डिवाइड करेंगे, एक उनके वाइफ एंड 2 बेटे। सो हम रूल्स को फॉलो करेंगे। 1/5 को हम 3 पोर्शन में इक्वली डिवाइड करेंगे, तो 1/15 करके हर एक पर्सन को मिलेगा। नाउ D2 को सेम तरीके से अगर डिवाइड करते हैं तो D2S को 1/10 एंड D2D को 1/10 मिलता है। So this is a simple example and you can move from complex to more complex. सेक्शन 12 बात करता है एग्नेट एंड कॉग्नेट के बीच में कैसे ऑर्डर ऑफ सक्सेशन होगा। एग्नेट का मतलब जो पर्सन्स, जो एयर्स who are connected with the propositors wholly through males, and cognates है those heirs who are connected with the propositors not wholly through males. There comes a female in the bloodline. Now, before we come to section 12 of understanding the order of succession among agnates and cognates, we have to understand what is ascendant or descendant. डिसेंडेंट का ऐसा मतलब है, डिसेंडिंग वर्ड से आता है, जो एयर्स फैमिली ट्री में प्रोपोजिटर्स का नीचे जाता है उनको हम डिसेंडेंट कहेंगे, एंड जो भी पर्सन्स फैमिली ट्री में प्रोपोजिटर्स के ऊपर पोजीशन्ड है उनको हम एसेंडेंट कहेंगे। सिंपल लॉजिक ये है कि
प्रोपोजिटस से नीचे जा रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, तो फिर वो है डिसेंडेंट। एंड जो प्रोपोजिटस से ऊपर पोजीशन्ड है, फैमिली ट्री में ऊपर में जा रहा है, उनको हम कहेंगे असेंडेंट। अब ये जो एग्नेट्स है या कॉग्नेट्स है, मेल ब्लड से जुड़ा हुआ रिलेशन या फीमेल ब्लड से जुड़ा हुआ रिलेशन, ये भी असेंडेंट एंड डिसेंडेंट होता है। एंड कभी कभी हम देखते हैं कि फैमिली ट्री में पैरेलल लाइन पे कुछ पर्सन सिचुएटेड है, तो उनको हम कहते हैं कोलेटरल। एंड दिस ऑल्सो कैन बी कोलेटरल एग्नेट्स एंड कोलेटरल कॉग्नेट्स। इट डिपेंड्स अपॉन with whom he or she is being connected in the family tree. But to oversimplify, collateral agnates can only be on the paternal side. Now, अब हम जानते हैं कि एग्नेट को तीन क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, डिसेंडिंग एग्नेट, एसेंडेंट एग्नेट एंड कोलेटरल एग्नेट। एंड कॉग्नेट्स को भी तीन क्लास में डिवाइड किया जाता है, डिसेंडेंट कॉग्नेट, एसेंडेंट कॉग्नेट एंड कोलेटरल कॉग्नेट। अब हम चलेंगे सेक्शन 12 में, जहाँ पर तीन रूल दिया गया है। अगर हम तीनों रूल को अलग अलग पढ़ेंगे तो फिर समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। दैट्स वाई वी नीड a harmonious reading. First of all, the general rule of succession is agnates are preferred over cognates. And in this case of preference, it does not matter how remote an agnate is. The rule only matters that agnates are preferred over cognates. This is the general rule. And now in section 12, you will understand कि डिसेंडेंट को प्रेफर किया जाता है एसेंडेंट एंड कोलेटरल से। दैट मीन्स किसी भी फैमिली चार्ट या डायग्राम पे अगर डिसेंडेंट एयर है, एसेंडेंट एयर है एंड कोलेटरल एयर है, तो फिर हम प्रेफर करेंगे डिसेंडेंट एयर को। सक्सेशन के तहत प्रॉपर्टी डिसेंडेंट के पास जाता है। लेकिन मान लो कि फैमिली ट्री में जो भी पर्सन्स बचा हुआ है सारे डिसेंडेंट्स हैं, तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि हम वहाँ पर प्रेफर नहीं कर सकते डिसेंडेंट, ascendant and collateral because they are all descendants. Now when there is all descendant, we have to see who has the fewer degree of descendant. हमें प्रोपोजिटस, उसके बाद वाला कौन है, उसके बाद कौन है, एंड एंड तक काउंट करना पड़ेगा कि कितने पर्सन्स है उस लाइन पर। देन वी आर गेटिंग दैट डिसेंडेंट। एंड नेक्स्ट डिसेंडेंट पे भी काउंट करके देखना पड़ेगा कितना डिग्री ऑफ डिसेंडेंसी वहाँ पर आ रहा है। एंड जिसके भी पास फ्यूअर डिग्री ऑफ डिसेंडेंसी आता है वो विनर होगा एंड उसके पास प्रॉपर्टी जाएगा। एंड जहाँ पर सारे लोग एसेंडेंट्स है, ऑल आर एसेंडेंट्स, देन वहाँ पर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा हु हैज़ द फ्यूअर डिग्रीज ऑफ एसेंडेंट। कभी ऐसा भी डेडलॉक सिचुएशन आ सकता है जहाँ पर जो एसेंडेंट्स का डिग्री या डिसेंडेंट्स का डिग्री एक ही आ रहा है। हमने काउंट करके देखा, इसका भी 4 आ रहा है, उनका भी 4 आ रहा है। सो नाउ देयर इज 4 डिग्री ऑफ डिसेंडेंसी ऑफ 2 heirs. दिस इज अ डेडलॉक सिचुएशन। यहाँ पर क्या रूल है? अगर ऐसा डेडलॉक सिचुएशन आता है जहाँ पर सेम डिग्री ऑफ एसेंडेंसी या डिसेंडेंसी है, वहाँ पर हम प्रॉपर्टी को इक्वली डिवाइड कर देंगे, साइमल्टेनियसली उनको प्रॉपर्टी मिलेगा। That's why the section 12 rule 1 says of 2 heirs, the one who has fewer or no degrees of ascent is preferred. And the rule 2 says where the number of degrees of ascent is the same or none, that heir is preferred who has fewer or no degrees of descent. And rule 3 says where neither heirs is entitled to be preferred to the other under rule 1 or rule 2, they take simultaneously.
यही 3 रूल को हमने इजी एप्लीकेशन के लिए पहले इनको तोड़ के समझा। बट हाउ डू वी कंप्यूट और कैलकुलेट द डिग्रीज? सेक्शन 13 इसके ही बारे में बात करता है। For the purposes of determining the order of succession among agnates or cognates, relationship shall be reckoned from the intestate to the heir in the terms of degrees of ascent or degrees of descent, or both, as the case may be. सिंपली ये कहता है कि प्रॉपर्टी के सक्सेशन एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स के बीच वैसे ही होगा, एंड इस चीज़ के ऊपर बेस करके होगा कि हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ एसेंट और हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ डिसेंट आर देयर. नाउ रूल 2 इज सेइंग degrees of ascent and degrees of descent shall be computed inclusive of the interstate. हम जब ascent का डिग्री या descent का डिग्री काउंट करेंगे तब हम इंटरस्टेट और प्रोपोजिटर्स जिस पर्सन का डेथ हुआ है उसको भी एक फर्स्ट में रखेंगे, उनमें से काउंट स्टार्ट होगा 1 2 करके. ही विल बी इंक्लूडेड इन आवर काउंटिंग. Now, the third clause is saying every generation constitutes a degree either ascending or descending. Ascending हो या descending हो, फैमिली ट्री में हर एक जनरेशन एक एक डिग्री काउंट होगा उनका. That means father or the propositus here is the father, then it is counted 1, and if there is son then it is counted 2, and if there is grandson it is counted 3, and in the same way the person who has died is counted 1, and his father is counted 2, his grandfather is counted 3. This is how we calculate the degree. सेक्शन 14 इज फंडामेंटल बिकॉज यहाँ पर ये बात करते हैं कि कैसे एक फीमेल हिंदू को उनके प्रॉपर्टी राइट्स मिलेगा. उनके राइट्स कैसा होगा, रेस्ट्रिक्टेड होगा या एब्सोल्यूट होगा. ये कहता है कि फीमेल हिंदू को अपने प्रॉपर्टी में फुल ओनर या एब्सोल्यूट ओनरशिप मिलेगा, क्योंकि बहुत पहले का ज़माने में उनको प्रॉपर्टी में लिमिटेड ओनरशिप दिया जाता था. लेकिन सेक्शन 14 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट हैज़ अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. इट इज टॉकिंग दैट द वुमन शैल बी द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, एंड इट इज बिफोर द एनेक्टमेंट. किसी भी वुमन के पास जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ऐसा प्रॉपर्टी जिसको उन्होंने इनहेरिटेंस से मिला है या पार्टीशन हुआ है उसके बाद मिला है या उनको मेंटेनेंस मिलता है या किसी पर्सन ने उनको टोटली गिफ्ट कर दिया, या ऐसा प्रॉपर्टी जो उनका मैरिज से पहले या मैरिज से बाद उन्होंने खुद एक्वायर किया, और हो सकता है कि उन्होंने खुद परचेज किया है. एंड मैरिज के बाद स्त्री धन भी एक प्रॉपर्टी है. ये सारे प्रॉपर्टीज़ का एब्सोल्यूट ओनरशिप एक फीमेल हिंदू को मिलता है. हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 14 इसी के बारे में बात करता है. नाउ क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 14 इज सेइंग कब कब एक फीमेल हिंदू को रिस्ट्रिक्टेड ओनरशिप मिल सकता है. इन दोज केसेस शी कैन नॉट क्लेम दैट शी इज द एब्सोल्यूट ओनर. अगर बाय वे ऑफ गिफ्ट कोई पर्सन उनको प्रॉपर्टी दे रहा है एंड जो डोनर है, डोनर खुद उनको रिस्ट्रिक्टेड ओनरशिप देना चाहता है, देन द फीमेल हिंदू कैन नॉट क्लेम एब्सोल्यूट ओनरशिप by virtue of section 14 clause 1. What is gift, what is will? These concepts are already discussed in this YouTube channel, and there is a playlist on transfer of property act. You can check them out. So clause 2 of section 14 says कोई प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ गिफ्ट या बाय वे ऑफ विल या अदर इंस्ट्रूमेंट के तहत किसी भी पर्सन किसी भी फीमेल हिंदू को देना चाहता है,
तो उनमें उनके पास पावर है कि रिस्ट्रिक्टेड ओनरशिप वो डोनेट करे या दे। एंड ऑल्सो अगर सिविल कोर्ट ने किसी ऑर्डर या डिक्री के तहत किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर रिस्ट्रिक्टेड ओनरशिप किसी भी पर्सन को या फीमेल हिंदू को दिया है तो वो रिस्ट्रिक्टेड ओनरशिप ही माना जाएगा, उसके लिए एब्सोल्यूट ओनरशिप नहीं क्लेम कर सकते। सो इट इज सेइंग नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 shall apply to any property acquired by way of gift or under a will or any other instrument or under a decree or order of a civil court or under an award where the terms of the gift, will, or other instrument or the decree, order, or award prescribe a restricted estate in such property। हमने सेक्शन 8 में देखा कि कैसे एक मेल हिंदू जब इंटेस्टेट मर जाते हैं तब उनका प्रॉपर्टी कैसे सक्सेशन में डिवाइड होता है। जब किसी भी फीमेल हिंदू उनका डेथ होता है इंटेस्टेट सक्सेशन तब कैसे होता है। दैट क्वेश्चन इज आंसर्ड बाय सेक्शन 15 एंड सेक्शन 16। सेक्शन 15 जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन इनके बारे में बात करता है एंड सेक्शन 16 बात करता है ऑर्डर ऑफ सक्सेशन एंड मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। A harmonious reading will give you a clear concept on this। जनरल रूल ये कहता है कि अगर किसी फीमेल हिंदू विल बनाए बगैर मर जाती है तो उनके प्रॉपर्टी पहले सन, डॉटर या हस्बैंड के पास जाएगा। अगर उनके सन या डॉटर प्री डिसीज्ड है तो प्री डिसीज्ड सन या डॉटर के जो चिल्ड्रन है उनके ब्रांचेस में भी प्रॉपर्टी चला जाएगा एंड दैट विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ अ केस। सो दिस इज द फर्स्ट एंट्री, sons, daughters and husband। The second entry is heirs of the husband, and if there is no person in the first and second, then it will go to mother and father of that female Hindu। If it can if it cannot be possible, then the property goes to the heirs of the father. And if there is no heirs of the father, lastly the property goes to the heirs of the mother। सो ये 5 एंट्री है, एक के बाद एक एंट्री को प्रेफरेंस दिया जाता है क्योंकि सेक्शन 16 का रूल 1 ये कहता है कि सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 जहाँ पर ये 5 एंट्री दिया गया है उनमें से एंट्री 1 को प्रेफरेंस मिलेगा एज टू एंट्री 2, देन एंट्री 2 को प्रेफरेंस मिलेगा एज टू एंट्री 3। बट किसी एक एंट्री में अगर एक से ज़्यादा पर्सन्स है तो उनको साइमल्टेनियसली प्रॉपर्टी डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसे सेक्शन 15 क्लॉज 1 का पहला एंट्री था कि अगर कोई प्री डिसीज्ड सन या डॉटर है उनके भी चिल्ड्रन को प्रॉपर्टी मिलेगा, तो वो कैसे मिलेगा, कितना शेयर मिलेगा। ये क्वेश्चन का आंसर करता है सेक्शन 16 का रूल 2। किसी भी फीमेल हिंदू का प्री डिसीज्ड सन या डॉटर का जो ब्रांच है उनके जो चिल्ड्रन है प्री डिसीज्ड सन या डॉटर का, उस ब्रांच को इन टोटल 1 शेयर मिलता है एंड इक्वली डिवाइड हो जाता है। मतलब प्री डिसीज्ड सन या डॉटर को अगर 1 शेयर मिलेगा तो टोटल उनको उनका जो ब्रांच है उनको 1 शेयर मिल रहा है एंड टोटल ब्रांच में जितने भी चिल्ड्रन है उनके अंदर वो 1 शेयर ओनली, दैट शेयर इज डिवाइडेड between them। So the Bare Act says that they shall take between them the share which such son or daughter would have taken if living at the intestate's death।
अब हम फिर से आएंगे सेक्शन 15 के क्लॉज 2 में। सेक्शन 15 क्लॉज 2, इसके पीछे लेजिस्लेटिव इंटेंट ये था कि प्रॉपर्टी ओरिजिनली जहाँ से आया है, प्रॉपर्टी का जो रियल सोर्स है, फीमेल हिंदू के मरने के बाद प्रॉपर्टी उस रियल सोर्स पे फिर से रिवर्ट बैक हो। मतलब अगर किसी भी प्रॉपर्टी फीमेल हिंदू ने अपने फादर या मदर से पाया है, तो फीमेल हिंदू के डेथ के बाद अगर उसका कोई सन या डॉटर या प्रीडिसीड सन या डॉटर का ब्रांचेस नहीं है, तो प्रॉपर्टी फिर से फादर के एयर्स के पास चला जाएगा, क्योंकि उस प्रॉपर्टी का रियल सोर्स was from our father or mother ancestral property. So if this clause is not there, such property will be drifted away from the real source, जहाँ से एक्चुअली उस प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस आया था। अगेन अगर फीमेल हिंदू उनके हस्बैंड से या फादर इन लॉ से कोई प्रॉपर्टी उनको मिलता है, तो इन केस उस फीमेल हिंदू का कोई सन या डॉटर या प्रीडिसीड सन डॉटर का ब्रांचेस नहीं है, फिर वो प्रॉपर्टी हस्बैंड के एयर्स के पास चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर द रियल सोर्स ऑफ द प्रॉपर्टी था हस्बैंड और फादर इन लॉ। That's why the property will go to the heirs of the husband. एंड सेक्शन 16 रूल 3 ये कहता है कि जब सेक्शन 15 रूल 2 का अंडर प्रॉपर्टी फादर के एयर्स के पास या प्रॉपर्टी हस्बैंड के एयर्स के पास जाता है, तो उनमें प्रॉपर्टी का साइमल्टेनियस डिवीजन का रूल फॉलो होगा। एक साथ उनके बीच प्रॉपर्टी को डिवाइड किया जाएगा। एंड अगर उनके बीच कोई प्री डिसीज्ड पर्सन मौजूद है, तो उस प्री डिसीज्ड पर्सन के ब्रांच के पास प्रॉपर्टी का शेयर जाएगा। एंड सेक्शन 16 रूल 1 एंड 2 वहाँ पर भी फॉलो होगा। दैट मीन्स सेक्शन 16 रूल 3 इज जस्ट रीइटरेशन ऑफ सेक्शन 16 रूल 1 एंड 2। तो ये था कुछ मेन सेक्शंस जहाँ पर हमने बात किया प्रॉपर्टी कब कैसे डिवाइड होता है। जब किसी मेल हिंदू का डेथ होता है तब कैसे प्रॉपर्टी डिवाइड होता है सेक्शन 8 में। एंड जब किसी फीमेल हिंदू का डेथ होता है तब कैसे प्रॉपर्टी डिवाइड होता है, वो सेक्शन 15 में। एंड बहुत सारे रूल्स है, ये हमें याद रखना पड़ता है, लेकिन ये सारे मेन कंसेप्ट्स था। इसमें हमने शेड्यूल भी देखा है। अब कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स है जिसके बारे में डिस्कशन करना ज़रूरी है, क्योंकि ये पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ता है, बिकॉज द टाइटल इज जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सक्सेशन। Here we shall read certain small points, but they are asked in MCQs and Vivas. First, in section 18, we have to understand that if there is any kind of full blood relation, then उसको प्रेफर किया जाएगा अगेंस्ट हाफ ब्लड रिलेशन। एंड अब फुल ब्लड क्या है, हाफ ब्लड क्या है, इसके लिए फिर से अब डेफिनेशन को देख सकते हैं। जीस्ट में मैं ये कह सकता हूँ कि अगर दो पर्सन्स उनके फादर सेम है एंड मदर भी सेम है तो उनको फुल ब्लड कहा जाएगा। एंड अगर दो पर्सन्स के फादर सेम है लेकिन मदर डिफरेंट है तो उनको हाफ ब्लड कहा जाता है। दिस इज इन सेक्शन 3E। नाउ लेट्स रीड सेक्शन 19। सिंपली सेक्शन 19 ये कहता है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में पर कैपिटा के हिसाब से सक्सेशन होता है एंड नॉट पर स्ट्राइप्स। पर कैपिटा मीन्स पर हेड। एंड सारे एयर्स को टेनेंट्स इन कॉमन इस नाम से जाना जाता है, नॉट जॉइंट टेनेंट्स। इसका जो लाइन है ये मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है कि इफ़ टू और मोर एयर्स succeed together to the property of an intestate, they shall take the property as per capita and as tenants in common. That means अगर साइमल्टेनियसली प्रॉपर्टी को टुगेदरली प्रॉपर्टी को सक्सीड किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है,
तो फिर पर कैपिटा हिसाब से चलेंगे। बिकॉज 4 persons आर गेटिंग द प्रॉपर्टी टुगेदर, दे आर गेटिंग इट फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द प्रपोजिटर्स। सेक्शन 20 बात करता है राइट ऑफ चाइल्ड इन ऊम के बारे में। कोई भी प्रपोजिटर्स उनका डेथ होता है, जब उनके डेथ होता है तब उनके जो एयर या सक्सेसर है, ही और शी इज इन द womb ऑफ द मदर। अभी तक बर्थ नहीं हुआ है, बट बिकॉज ही और शी इज इन एग्जिस्टेंस, child in womb, that's why we are taking him as an interstate. But the condition here is the child in womb has to be in existence before the death or at the time of the death of the intestate. And if that child takes birth alive, then he will be deemed that at the time of succession he has already been born। सीधा बात ये है कि कोई पर्सन उनका डेथ हो रहा है, एट दैट टाइम उनके जो सक्सेसर है, ही इज नॉट बॉर्न येट, एज ए चाइल्ड इन ऊम अभी प्रेजेंट है, एग्जिस्ट में है। सो जब वो पैदा होगा तब उसके पास सारे राइट्स आएंगे, एंड उस हिसाब से ही हमें पार्टीशन करना पड़ेगा कि वो चाइल्ड इन ऊम के पास सारे राइट्स अभी आ गए। लेट्स गो टू सेक्शन 21 ऑफ साइमल्टेनियस डेथ। हमें पता है कि डेथ बहुत ही अनसर्टेन चीज़ें हैं। किसी भी एक्सीडेंट या सरकमस्टेंस में अगर 2 पर्सन एक साथ मरते हैं, कोई भी मान लो कि ट्रेन एक्सीडेंट है, उनमें 2 पर्सन्स फ्रॉम द सेम फैमिली दे हैव डाइड टुगेदर, बट फ्रॉम द सक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि जिस पर्सन के एज कम था, द पर्सन हु वॉज यंगर, ही और शी डाइड लेटर। दैट मीन्स द यंगर सर्वाइव द एल्डर। जिसका उम्र ज़्यादा है वो पहले डेथ होगा उनका, एंड जिसका उम्र कम है उनका डेथ बाद में हुआ है, ये हम प्रिज्यूम करते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि एक्सीडेंट में 2 पर्सन का डेथ होता है, बट वी आर नॉट श्योर हु डाइड अर्लियर और हु डाइड लेटर। नाउ दिस इज ए प्रिजम्पशन, एंड अगर हमारे पास कुछ और भी ऐसा प्रूफ है कि यंगर पहले मर गया था, उसके बाद जिसका उम्र बड़ा है, मतलब जो एल्डर है, वो बाद में मरा, वो बाद में हॉस्पिटल गया था, तब तक अलाइव था, ऐसा कुछ हमारे पास प्रूफ है, देन वी कैन शो दैट प्रूफ एंड रिबट दिस प्रिजम्पशन। Section 22 of the Hindu Succession Act talks about preferential right to acquire property in certain cases. Preferential right का मतलब है एक ऐसा right और privilege जो कि किसी पर्सन को दिया जाता है जब बहुत सारे पर्सन्स किसी चीज़ को परचेज करने में लगे हुए हैं। इट इज़ लाइक एक पूरा लंबा सा लाइन है, उसमें से आप पहला व्यक्ति हो जो प्रॉपर्टी परचेज कर पाएगा। अगर आप प्रॉपर्टी परचेज नहीं करेंगे तो आपके बाद वाले जो पर्सन है लाइन पे उनको प्रिविलेज मिलेगा। सो प्रेफरेंशियल राइट इज अ टाइप ऑफ प्रिविलेज which is given in this Hindu Succession Act to the heir of a person or an intestate or an propositors। बेरेट का लैंग्वेज थोड़ा सा टफ है, एंड मैंने उस लैंग्वेज को सिंप्लीफाइड करके आपके लिए लाया। ऐसे समझो कंसेप्ट को, जब कोई इंटेस्टेट हिंदू पर्सन मर जाता है, अगर उसके पास कोई भी प्रॉपर्टी या बिजनेस है, हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत उस प्रॉपर्टी या बिजनेस एज पर द रूल्स ऑफ सक्सेशन उनके एयर्स के पास चला जाएगा। लेकिन अगर क्लास 1 शेड्यूल के क्लास 1 में जो एयर्स है, जहाँ पर साइमल्टेनियसली प्रॉपर्टी का डिवीजन का बारे में बात किया गया है, उस क्लास 1 एयर्स के बीच 2-3 पर्सन्स के पास प्रॉपर्टी जाएगा। दैट मीन्स I want to say there are 2 or 3 years. There are 2 or 3
heirs, more than 2 heirs in class 1, उन सारे पर्सन्स के पास प्रॉपर्टी एज पर शेयर एज पर द रूल्स ऑफ सक्सेशन जाएगा। अब मान लो इस सिचुएशन में दो एयर्स के बीच एक पर्सन ने ये सोचा कि मेरे पास जो शेयर आएगा, जो इंटरेस्ट आएगा, उस इंटरेस्ट को मैं सेल आउट कर दूंगा। मुझे अभी वो इंटरेस्ट नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। ही इज विलिंग और डिजायरिंग टू डिस्पोज ऑफ हिज इंटरेस्ट ऑन दैट प्रॉपर्टी और बिजनेस। अब देखो, वो पर्सन अगर अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को सेल आउट करना चाहता है, तो अगर कोई थर्ड पर्सन को वो सेल आउट कर देता है, तो प्रॉपर्टी अपना रियल सोर्स या ओरिजिनल ओनरशिप या अपने फैमिली से दूर चला जाएगा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए एक प्रेफरेंशियल राइट दिया जाता है बाकी सारे एयर्स के बीच। जो पर्सन्स उस प्रॉपर्टी में शेयर होल्डर्स हैं, उनको प्रेफरेंशियल राइट दिया जाता है कि आप मार्केट प्राइस में या जो भी प्राइस आप डिसाइड कर रहे हो, उस पे आपको पहले राइट दिया जाएगा कि आप अगर खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। अगर आप में से कोई भी नहीं खरीदता, फिर जाकर कोई थर्ड पर्सन को खरीदने देंगे। एक्चुअली द पॉइंट इज, इसमें इनमें दो इंटरेस्ट जस्टिफाई हो रहे हैं। एक, प्रॉपर्टी अपने रियल सोर्स उससे जुड़ा रहेगा, रियल सोर्स से दूर नहीं जाएगा। एंड दूसरा, जो पर्सन सेल आउट करना चाहता है, उसको तो बस पैसा चाहिए। ही एक्चुअली डज नॉट केयर फ्रॉम वेयर दैट मनी इज कमिंग और फ्रॉम हु इज परचेजिंग दैट प्रॉपर्टी। इन दैट केस प्रेफरेंशियल राइट दिया जाता है बाकी सारे एयर्स को। अब देखो, वो इंटरेस्ट का कुछ प्राइस या कंसिडरेशन होगा, लेकिन कितना प्राइस और कंसिडरेशन होगा अगर दोनों पार्टीज के बीच एक सुलह हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है, एंड बोथ ऑफ देम आर एग्रीइंग ऑन द पॉइंट ऑफ प्राइस और कंसिडरेशन, तो फिर कोई बात नहीं, उस एग्रीमेंट को फॉलो किया जाएगा एंड उस प्राइस में सेल आउट हो जाएगा। लेकिन अगर प्रॉपर्टी में प्राइस और कंसिडरेशन को लेकर कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, दोनों पार्टी सहमत नहीं होते हैं, तो फिर जो इंटेंडिंग बायर है वो कोर्ट के पास एप्लीकेशन करेगा कि कोर्ट, हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इस प्रॉपर्टी का प्राइस कितना होगा, प्लीज़ आप ये डिसाइड कर दिए। नाउ कोर्ट विल डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन। बट अगेन, अगर जो इंटेंडिंग परचेजर है वो कोर्ट के अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन से सेटिस्फाइड नहीं है, इन दैट केस no one can compel him to buy that property on that price, meaning thereby he may not choose to buy it। उसको पसंद नहीं हुआ, वो परचेज नहीं करेगा। लेकिन एक चीज़ देखो, जुडिशियल प्रीसियस टाइम यूटिलाइज हुआ है। सो इन दिस केस, दैट इंटेंडिंग परचेजर जो एप्लीकेशन किया था कोर्ट के पास कि आप प्रॉपर्टी का प्राइस डिसाइड करें, तो उस पर्सन को कॉस्ट पे करना पड़ेगा। ही हैज़ टू पे कॉस्ट ऑफ दैट एप्लीकेशन बिकॉज द प्रीशियस जुडिशियल टाइम हैज़ बीन यूटिलाइज्ड। अब यहाँ पर यह सिचुएशन कंप्लीट होता है। एक दूसरा सिचुएशन के बाद अगर सेक्शन 22 करता है, जहाँ पर ये कहता है कि जो प्रॉपर्टी और बिजनेस पे जो इंटरेस्ट है, एक हेयर सेल आउट करना चाहता है, एंड जो इंटेंडिंग परचेजर है, ये सिर्फ एक पर्सन नहीं है, 2-3 पर्सन्स है। इन दैट केस किसको हम सेल आउट करेंगे? इन दैट केस जो पर्सन हाईएस्ट कंसिडरेशन या हाईएस्ट बीडिंग या हाईएस्ट प्राइस पे करना चाहेगा उस प्रॉपर्टी के लिए, हम उसी पर्सन को सेल आउट करेंगे। इट इज़ जस्ट लाइक एन ऑक्शन। वी कैन नॉट यूज़ द वर्ड हियर, बट जो फंक्शन हो रहा है कि ऑक्शन में हाईएस्ट बीडर को ही वो प्रॉपर्टी या चीज़ मिलता है, तो यहाँ पर भी
The heir who offers the highest consideration or bidding will be preferred and will acquire that property. ये था पूरा सेक्शन 22 का कंसेप्ट। अब सेक्शन 22 यहाँ पर हमने देखा कि कोर्ट के पास हम एप्लीकेशन करते हैं कि आप प्राइस या कंसिडरेशन डिसाइड करो। सेक्शन 22 का जो एक्सप्लेनेशन है ये कहता है कि ये कोर्ट कौन सा कोर्ट होगा। ये कोर्ट वही कोर्ट होगा जिसके जुरिस्डिक्शन का अंडर वो प्रॉपर्टी या बिजनेस एग्जिस्ट करता है, within whose limits the property or business is situated। उस कोर्ट के पास पावर है कि on being applied he can determine, the court can determine the amount or the consideration। सेक्शन 23 एंड सेक्शन 24 को रिपील कर दिया गया है। अब हमारे पास सेक्शन 25, 26, 27, 28 एंड 29 एंड 30 है। एंड चैप्टर 4 में 31 रिपील्स करके एक सेक्शन है। एंड देयर आफ्टर वी हैव द शेड्यूल। सेक्शन 24 ये कहता है कि कोई भी पर्सन अगर मर्डर कमिट करता है या मर्डर के लिए एबेट करता है तो उसे कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा उस पर्सन से जिस पर्सन को उन्होंने मर्डर किया है या एबेटमेंट किया है। क्योंकि देखो प्रॉपर्टी का लालच बहुत बेकार सी चीज़ है। हम देखते हैं कि सोसाइटी में प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए लोग बहुत सारे टैक्टिक्स लेते हैं। एंड अगर किसी भी फैमिली ट्री में कोई पर्सन किसी का प्रॉपर्टी लेना चाहता है जो उसके पास एज पर सक्सेशन आएगा, बाद में आएगा या पॉसिबिलिटी है, इन दैट केस ही और शी कैन मर्डर दैट proprietor or that person and take the property। So to stop this kind of situation, 25 says that murder or abettors of murder are disqualified from inheriting the property of the person murdered। सेक्शन 26 ये कहता है कि ये पूरा चीज़ हिंदू सक्सेशन एक्ट है। दैट मीन्स द पर्सन हैज़ टू बी हिंदू। दिस इज़ अ पर्सनल लॉ। नाउ सेक्शन 26 टॉक्स दैट अगर किसी के पास प्रॉपर्टी आ रहा है, सक्सेसर है, हेयर है, बट ही इज कन्वर्टिंग टू अनदर रिलीजन, इन दैट केस द डिसेंडेंट्स ऑफ द कन्वर्टेड पर्सन मीन्स कन्वर्टेड पर्सन से पैदा हुआ बच्चे, उनके चिल्ड्रन, दे विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू क्लेम द प्रॉपर्टी फ्रॉम द सक्सेशन। बिकॉज जो चेन था वो चेन बीच में से ब्रेक हो रहा है। उनके फादर ने या मदर ने कन्वर्ट कर लिया है दूसरे रिलीजन पे। नाउ दे डू नॉट कम अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट। बट मज़े के बात ये है कि जो पर्सन कन्वर्ट हो रहा है, देयर फादर और मदर, उनके पास प्रॉपर्टी आएगा लेकिन उनके बच्चे के पास प्रॉपर्टी नहीं जाएगा। The reasoning is the children are presumed to be of another religion just because their father or mother is of another religion. They cannot inherit according to the Hindu Succession Act। बट मान लो कि सिचुएशन ऐसा आता है कि बच्चे मेजर हो गए या बच्चे खुद से मेजर होने के बाद उनके पास वो अंडरस्टैंडिंग आता है एंड पार्टीशन से पहले ही वो फिर से रिकन्वर्ट होते हैं टू हिंदू। नाउ दे आर अगेन कमिंग अंडर द परफ्यू ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट एंड नाउ दे आर एलिजिबल। सो द लाइन इज सेड अनलेस सच चिल्ड्रन और डिसेंडेंट्स आर हिंदूज एट द टाइम व्हेन द सक्सेशन ओपन्स। ये हिंदू तभी होगा जब वो कन्वर्ट बैक होते हैं एज टू हिंदू। नाउ हमने सेक्शन 25 एंड 26 में देखा कि पर्सन्स ये दो सेक्शंस पे ही डिसक्वालीफाइड हो रहे हैं। लेकिन सेक्शन 27 ये कहता है कि जो डिसक्वालीफाइड पर्सन्स है उनको हम डेड पर्सन मानेंगे, सिविल डेथ मानेंगे। एंड जब हम सक्सेशन करेंगे तब वो डिसक्वालीफाइड पर्सन्स को डेड मानकर
प्रॉपर्टी का डिवीजन होगा, एज इफ सच पर्सन हैड डाइड बिफोर द इंटरस्टेट। अब सेक्शन 28 बात करता है कि कोई भी पर्सन अगर उसको कोई डिजीज है या कुछ डिफेक्ट है या डिफॉर्मिटी है, ये सारी चीज़ें ग्राउंड्स नहीं है किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाई करने के। डिस्क्वालीफाई तभी हो सकते हैं जब पर्सन मर्डरर होता है, या कन्वर्ट्स का डिसेंडेंट्स होते हैं, या लॉ में लिखा गया ऐसे कुछ पॉइंट्स जहाँ पर वो डिस्क्वालीफाइड है। बट फॉर दिस रीज़न कि उनको कोई डिजीज़ है या डिफॉर्मिटी है या डिफेक्ट है, फॉर दैट ग्राउंड दे कैन नॉट बी डिस्क्वालीफाइड। नाउ सेक्शन 29 सेज दैट अगर किसी इंटेस्टेट या किसी भी प्रपोजिटस का कोई भी हेयर बचा नहीं है, ही और शी हैज़ नो वन टू सक्सीड द प्रॉपर्टी। हमने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ये सीखा था कि प्रॉपर्टी कैन नॉट स्टैंड इन वॉइड, उसका कोई ना कोई ओनर होना चाहिए। तो यहाँ पर इंटेस्टेट पर्सन का कोई भी हेयर या सक्सेसर नहीं मिल रहा है। In that case only the government will take the property, and अगर प्रॉपर्टी के साथ कुछ बर्डन जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर कोई ऋण है या ऑब्लिगेशन है या लाइबिलिटी है, गवर्नमेंट वो सारे ऑब्लिगेशंस फुलफिल करेगा। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ एस्टेट। एंड सेक्शन 30 जो कि चैप्टर 3 में है, ये बात करता है टेस्टामेंटरी सक्सेशन के बारे में। कोई भी हिंदू जिसके पास प्रॉपर्टी एज पर सक्सेशन आया है, वो बाय विल या किसी भी टेस्टामेंटरी डिस्पोजिशन के तहत उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है, डिस्पोजेस कर सकता है, एंड ही हैज़ एवरी राइट टू डू सो फॉलोइंग द प्रोविजंस ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1925 or any other law for the time being in force and applicable to Hindus. And section 31 is repeals, and we have also read the schedule where there is class 1 heirs and class 2 heirs. माहौल एकदम सीरियस है, वीडियो ख़त्म होने वाला है, लेकिन जाने से पहले लाइक शेयर नहीं, वो तो आप कर ही दोगे। आप सब लोगों के लिए एक छोटा सा रिफ्रेशमेंट है। जो वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम मेरे ही रूम के बाहर मैंने सुना, और मैं सोचा चलो आपको भी सुना देते हैं, जिससे आपको पता चले किस सिचुएशन में मैं अभी बैठकर वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। सो लेट्स एंजॉय दिस आउट्रो।